आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था। इसके बाद पहले चरण में बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए, जिसमें करीब 5.94 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज देने की बात कही गई। लेकिन इसमें एक आंकड़ा जो समझने वाला है कि इसमें सरकार का खर्च जो है वो लगभग 56,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और आज तक रेडियो के विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आखिर आर्थिक पैकेज होता क्या है? सरकार पहले भी बहुत सारे आर्थिक पैकेज लेकर आई है, ये उनसे कैसे अलग है? जो आर्थिक पैकेज पहले आया था उनका क्या हुआ? इसी को समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के संपादक अंशुमान तिवारी। अंशुमान, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट। धन्यवाद ऋतुराज। आप कैसे देखते हैं इस पूरे पैकेज को? मतलब समझना अगर हम चाहें, आम नागरिक अगर वो इसे समझना चाहे तो पूरे पैकेज को कैसे समझे? आमतौर पर जब भी कभी सरकारें पैकेज लेकर आती हैं तो हम उन्हें उनके बड़ी संख्याओं में खो जाते हैं। हमको दिखता है कि 20 लाख करोड़, 25 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, इस तरीके की बड़ी संख्याएं हैं और हमारे दिमाग में तत्काल आता है कि सारा पैसा इस सिस्टम में, इकोनॉमी में लोगों के पास आ जाएगा, लोग उसे भारत की आबादी से नाज से बांटने लगते हैं, जबकि सामान्य रूप से इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ। पहली चीज तो हम उस बड़ी संख्या को समझने की कोशिश करें जो पिछले 3 दिन से हमारे आसपास तैर रही है, जिसको हम 20 लाख करोड़ कह रहे हैं और जिसको जीडीपी का 10% कह रहे हैं। इस संख्या को देखते हुए हमें यह समझना पड़ेगा कि भारत सरकार का सालाना बजट इससे कहीं ज्यादा होता है। 30 लाख करोड़ के आसपास होता भारत सरकार का सालाना बजट होता है, जो जीडीपी का 30% के आसपास भी है। इसके अलावा रिजर्व बैंक हर साल जो बाजार में पैसा छोड़ता है उसको भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो जीडीपी के अनुपात की तुलना में करीब 20 से 25% के आसपास, 30% के आसपास पैसा सिस्टम में बराबर मौजूद होता है। तो इसलिए अगर हम एक पैकेज की बात कर रहे हैं जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आता है, जिसको कि हम भारत की जीडीपी का 10% मान रहे हैं, तो वो उतना बड़ी संख्या नहीं होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पैकेज को किस संदर्भ में देखना चाहिए। इस संदर्भ में देखना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर इस बार 0 रहने वाली है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में 5-6-7% के आसपास रहती थी। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर अर्थव्यवस्था 6% की गति से दौड़ रही थी और सिस्टम में 30 लाख करोड़ रुपए छोड़े जा रहे थे, तो आज जब अर्थव्यवस्था की विकास दर 0 पर है तो हमें कितने पैसे की जरूरत होगी? हमें उससे ज्यादा पैसे की, 2 गुने पैसे की जरूरत होगी, तब हम वापस आर्थिक विकास दर को वहां ला पाएंगे जहां वो थी। ये पहला संदर्भ है जिसे समझना जरूरी है। दूसरी चीज समझना जरूरी है कि जो आर्थिक पैकेज होते हैं उनके 3 हिस्से होते हैं। पहला एक हिस्सा होता है वो फिस्कल पैकेज, यानी जो बजट से दी जाने वाली सीधी सहायता है, जिसमें सरकार अपने बजट से पैसा देती है, टैक्स से रियायतें देती है। दूसरा हिस्सा होता है मॉनेटरी पैकेज, यानी रिजर्व बैंक बैंकों को वो सुविधा उपलब्ध कराता है जिसके जरिए वो ब्याज दरें कम करके कर्ज को बाजार में फैला सकें। और तीसरा हिस्सा होता है फाइनेंशियल पैकेज। फाइनेंशियल पैकेज का अर्थ होता है कि सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर बैंकों को ये सुविधा देते हैं कि वो लोगों को कर्ज दे सके। इसके लिए कभी केंद्र सरकार गारंटी देती है, कभी अन्य तरीके की सुविधाएं देती है, कभी कर्ज लेने की शर्तों में ढील देती है, कभी मॉरिटोरियम्स देती है। इस तक है ये फाइनेंशियल पैकेज होते हैं। अब इस पूरे इन 3 हिस्सों के संदर्भ में हम जब देखें तो भारत का जो मौजूदा पैकेज है कोरोना के बाद परिस्थितियों में, उसमें ये तीनों अलग अलग हिस्से हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा मॉनेटरी पैकेज का है जो करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ने छोड़े थे सिस्टम में बैंकों के पास, जिसके जरिए बैंक लोगों को सस्ता कर्ज दे सके। बैंक को कर्ज नहीं दे पा रहे हैं, वो पैसा उन्होंने अपने पास की पूंजी मिलाकर वापस रिजर्व बैंक के पास जमा कर दिया और रिजर्व बैंक को उस पर ब्याज देना पड़ रहा है। दूसरा हिस्सा फाइनेंशियल पैकेज है जो कल आया, जिसमें 3,70,000 करोड़ रुपए की गारंटीज देने की बात सरकार ने एमएसएमई लोन के लिए की। इसके अलावा एनबीएफसीज के लिए करीब 30,000 करोड़ की क्रेडिट लाइन की बात की गई। इसके अलावा करीब 1 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंशियल सहायता कर्ज के जरिए डिस्कॉम्स को दी गई। तो ये वो फाइनेंशियल पैकेज का पार्ट है। और तीसरा वो फिस्कल पैकेज का पार्ट है, जिसमें हमने ये देखा था कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब 1.7 लाख करोड़ रुपए की सहायता सरकार ने अपने बजट के खर्च को समय से पहले खर्च करके उन लोगों को दी थी जिसमें कि किसान थे और जनधन खातों में कुछ पैसा छोड़ा गया था। इसका कुछ हिस्सा कल आया है, जैसे कि सरकार ने कुछ रियायतें टैक्स से रिलेटेड दी हैं, हालांकि वो बड़ी रियायतें नहीं है। जैसे कि टीडीएस टीसीएस में जो कमी की गई है वो केवल तात्कालिक है, उसका टैक्स बाद में सरकार को पूरा लोगों को पूरा देना पड़ेगा।
पर ऐसे कुछ छोटे बदलाव किए गए हैं जिनके जरिए बजट से पैसा जाएगा। तो ये मौजूदा वर्तमान परिस्थिति है। इस परिस्थिति में अधिकांश पैकेज का एक बड़ा हिस्सा या तो मॉनेटरी है या फाइनेंशियल है। फिस्कल पैकेज का हिस्सा काफी सीमित है। पिछले साल भी सरकार 4 इकोनॉमिक पैकेज लेकर आई थी। सरकार पैकेज लेकर आती है, उसका होता क्या है? जमीन पे कितना इसका असर दिखा है पिछले पैकेजों का? ये हमें समझना पड़ेगा कि सरकारें पैकेज बड़े बड़े लेकर आती है और हम उन पैकेजों की संख्या में खो जाते हैं। जैसे कि पिछले साल सरकार ने 100 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज डिक्लेयर किया था कि अगले 5 साल 7 साल तक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 100 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारत का तो इतना बजट भी नहीं है। भारत का तो टोटल बजट 30 लाख करोड़ रुपए है। तो हमको लगा कि जैसे सरकार के पास 100 लाख करोड़ रुपए है जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल देगी। ऐसा नहीं था। वो पैकेज ये था कि 100 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का एक प्लान बनाया गया था जिसमें अधिकांश पैसा बैंकों से आना था, पर बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कर्ज देने को तैयार नहीं थे। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां डिफॉल्ट कर रही थी, उनके पास रिटर्न नहीं थे, तो वो पैकेज जहां का तहां रह गया। अभी भी वो कागजों में सुरक्षित है। सरकार ने एक पैकेज रियल एस्टेट सेक्टर के लिए घोषित किया था जिसमें उनको 30-40 हजार करोड़ रुपए का एक फंड बनाया गया था कि अगर रियल एस्टेट कंपनियां अपने प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करना चाहती हैं तो वो निर्धारित शर्तों के तहत उस फंड से पैसा ले सकती है। वो फंड भी बैंकों के जरिए उन्हें मिलने वाला था। रियल एस्टेट कंपनियों को अपने मकान बिकने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई थी, इसलिए वो फंड जहां का तहां रह गया। या इसके अलावा एमएसएमईज के लिए कुछ और घोषणाएं की गई थी फंड और पैकेज के तौर पर। तो जो पैकेजेस डिक्लेयर होते हैं उन पैकेजेस का क्रियान्वयन, उसका उन्हें आगे लाना और उन्हें लागू करना महत्वपूर्ण होता है। आमतौर पर हम जब पैकेजों की बड़ी बड़ी बात सुनते हैं तो उसमें अधिकांश पैकेज फाइनेंशियल या मॉनेटरी पैकेज होते हैं, फिस्कल पैकेज नहीं होते हैं। यानी कि बैंकों के जरिए कर्ज दिलाने की व्यवस्था की जाती है। सरकारें आमतौर पर यह करती हैं, पर हमें हमेशा यह ध्यान रखना जरूरी है कि कर्ज देना और कर्ज लेना बैंक और ग्राहक के बीच के रिश्ते पर निर्भर होता है। इसमें सरकार उसका कुछ नहीं कर सकती। बैंक अगर किसी को कर्ज देना चाहेगा तो बैंक अपनी शर्तें पूरी करवाएगा। कोई कर्ज लेना चाहेगा तो वो बैंक की शर्तें पूरी करेगा। उसे कर्ज की जरूरत होगी कि नहीं होगी, कर्ज पर ब्याज दर कितनी होगी, ये बैंक तय करेगा। इसलिए जो फाइनेंशियल पैकेजेस होते हैं उनमें केवल सरकारें कभी कभी संकट में गारंटी जैसी कुछ सुविधाएं दे सकती है, जो वो गारंटी जैसी सुविधाएं उन्होंने इस लोन के पैकेज में दी हैं। अब जैसे 3,70,000 करोड़ रुपए का ये जो पैकेज है इसमें सरकार ने गारंटी दी है। और गारंटी का मतलब ये है कि यदि ये लोन लेने वाले डिफॉल्ट कर जाते हैं, समझना जरूरी है, अगर वो लोन नहीं देते हैं, चुकाते नहीं है, तो वो जो डिफॉल्ट का पैसा होगा वो इन्हें पे करना पड़ेगा। बैंक अभी इसकी शर्तें तय करेंगे और शायद जितने भी लोग इस व्यवस्था के तहत लोन लेंगे होंगे उन्हें 1 साल मूलधन का मॉरिटोरियम मिलेगा, ब्याज का मॉरिटोरियम नहीं मिलेगा। यानी 1 साल तक वो अपने मूलधन को नहीं चुकाएंगे, लेकिन 1 साल बाद में वो पूरा ब्याज वैसे ही चुकाना पड़ेगा इस पैकेज में, जैसा कि अभी हमने होम लोन और ऑटो लोन के संदर्भ में देखा था। अगर ये लोग डिफॉल्ट करते हैं, अगर ये सारे लोग डिफॉल्ट करते हैं तो सरकार को इनकी गारंटी का पैसा बैंकों को देना पड़ेगा। पर हमारे लिए समझना जरूरी है कि बैंक के भारतीय सिस्टम में डिफॉल्ट रेट कितना है बैंकों का, 15 से 16% है। तो सरकार के बजट के ऊपर ज्यादा बड़ा हिट आने की संभावना नहीं है, क्योंकि पहला शर्त तो यह है कि कितने लोग ये लोन लेंगे, फिर उसमें कितने लोग इस लोन पर डिफॉल्ट करेंगे। ये लंबे दौर की व्यवस्था है। तो पैकेज आमतौर पर जब फाइनेंशियल या मॉनेटरी होते हैं तो वो डिस्क्रिशनरी हो जाते हैं, विवेकाधीन हो जाते हैं। उनका क्रियान्वयन, उनका असर और मांग पर उनका असर बहुत लंबे समय बाद दिखाई देता है। पैकेज जब फिस्कल होते हैं, सीधे टैक्स में रियायत दी जाती है, सीधे पैसा लोगों के हाथ में दिया जाता है, तो उनका असर तात्कालिक और तुरंत दिखाई देता है। कल जब वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, एक शब्द का बार बार जिक्र हो रहा था, स्टिमुलस। स्टिमुलस होता क्या है? और एक बात और पूछना चाहेंगे कि सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं, जैसे टैक्स रिफंड वाली बात कही उन्होंने, इसको हम क्या माने? देखिए, स्टिमुलस का इकोनॉमिक टर्म्स में स्टिमुलस का अर्थ होता है कि कोई चीज बिल्कुल बंद पड़ी और उसे कुछ विटामिन देकर चला दिया गया। हम पिछले दिनों में जब इतनी चर्चाएं हुई हैं तो हम ये समझ नहीं पाते कि हम किसे स्टिमुलस माने। अगर आपको सरकार आपका टैक्स रिफंड समय पर दे रही है या टैक्स रिफंड को समय से पहले दे रही, यानी कि आपने टैक्स सरकार के कहने पर ज्यादा पे कर दिया था, हिसाब लगाने के बाद आपको सरकार को आपको टैक्स वापस करना है, तो वो स्टिमुलस नहीं हुआ है, क्योंकि वो सामान्य परिस्थिति में भी सरकार आपको आपका रिफंड वापस करेगी ही। वो आपका अधिकार है, वो आपका हक है, क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं। आपने टैक्स दिया अपनी इनकम पर, अपने कंजम्पशन पर या अपने काम पर, और उसका पैसा आपके पास वापस आया। या सरकार निर्यातकों को, जीएसटी भरने वाले लोगों को उनके द्वारा ज्यादा चुकाए गए पैसे का, टैक्स का रिफंड वापस कर रही, तो स्टिमुलस कतई नहीं है। या सरकार अगर आपको यह सुविधा दे रही है कि आप अपने प्रोविडेंट फंड
फंड से पैसा थोड़े समय के लिए निकाल लीजिए, तो स्टिमुलस नहीं है, क्योंकि वो पैसा हमारा ही हमने ही रख रखा है। और जो लोग निकाल रहे हैं वो दरअसल अपनी भविष्य की सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। वो इस संकट में है क्योंकि उनकी तनख्वाहें नहीं है उनके पास, इसलिए वो प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल रहे हैं। तो स्टिमुलस और सामान्य प्रक्रियाओं में फर्क है। स्टिमुलस का अर्थ यह है कि सरकार ने लोगों के खाते में पैसा डाला, किसान सम्मान निधि में विशेष राहत दी या टैक्स में कोई बड़ी रियायतें दी। स्टिमुलस का अर्थ यह है कि सरकार ने पिछले साल कारपोरेट को बड़े पैमाने पर कारपोरेट टैक्स में कट करके 1,50,000 60,000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया, या सरकार किसी विशेष उत्पाद पर, किसी विशेष सेवा पर टैक्स या ड्यूटी कट करती है, तो उसको हम स्टिमुलस मानते हैं। पर हुआ यह है कि बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको इसमें शामिल कर दिया गया है। लोन स्टिमुलस नहीं होते तकनीकी तौर पर। लोन लेना एक सामान्य फाइनेंशियल प्रक्रिया है। सरकारें लोन को पुश भले ही करें, लेकिन बैंक के तय करते हैं कि लोन किसको दिया जाए। लेकिन इन सारी चीजों को हम एक साथ देखते हैं और इस पैकेज का नंबर बड़ा हो जाता है। तो स्टिमुलस आमतौर पर, जब हमने पिछले सालों में जब स्टिमुलस देखे हैं, 2008-9 में जब लीमन बैंक की क्राइसिस हुई थी, तब भी भारत में एक स्टिमुलस आया था। दुनिया के देशों में अभी कोरोना से जो स्टिमुलस आए, उन्हें अगर आप ध्यान से देखें तो वो इस तरीके के स्टिमुलस नहीं है। वो सरकारों ने बड़े पैमाने पर पैसा सीधे अर्थव्यवस्था को दिया है, सीधे उन परेशान पीड़ित लोगों को, उपभोक्ताओं को, कारोबारियों को, कंपनियों को दिया है जो इस संकट में परेशान है। और वो पैसा या तो उन्हें किसी तरीके से सीधे उनके हाथ में रखा गया, या उनके खर्च घटाकर, उनके बिल्स कम करके, उनके ऊपर होने वाले तमाम खर्च कम करके उन्हें पैसा हाथ में रोकने की सुविधा दी गई है। शुक्रिया अंशुमान सर, इस पूरी जानकारी के लिए, आर्थिक पैकेज की जो पूरी गुत्थी थी उसे बहुत आसान भाषा में सुलझाने के लिए। थैंक यू।